हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी देखने को मिली और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से जहां आम इंसान परेशान है तो वहीं किसान भी बेहाल है। साथ ही व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है और इस बीच विपक्ष महंगाई के खिलाफ सरकार पर न सिर्फ वार कर रहा है बल्कि प्रदर्शन की योजना भी तैयार की जा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा से लोगों पर महंगाई की मार इस कदर पड़ रही है कि जनता न सिर्फ कराह रही है बल्कि उफ भी नहीं कर पा रही है। कीमतों पर नियंत्रण करने की बजाय अजब गजब के तर्क भी सुनने को मिल रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच आज दाम फिर बढ़ गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे, डीजल 80 रुपए 97 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए, डीजल 88 रुपए 6 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए 59 पैसे, डीजल 85 रुपए 98 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 78 पैसे, डीजल 84 रुपए 56 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 60 पैसे, डीजल 89 रुपए 23 पैसे। चंडीगढ़ में पेट्रोल 87 रुपए 16 पैसे और डीजल 80 रुपए 67 पैसे। देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिसमें चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो या फिर गैस या फिर बाकी जरूरी चीजें, लगातार बढ़ती महंगाई एक आम आदमी की कमर तोड़ रही है। जिसमें सबसे तेजी से तेल की कीमतों में बढ़त हो रही है, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। जहां एक और विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश के सहकारिता मंत्री ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं कि इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। देखो, पेट्रोल डीजल का जो बढ़ने का है वो सरकार के कंट्रोल से बाहर है, वो अलग से है। सरकार का नियंत्रण इस पर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्या सरकार कीमतों को कम कर सकती है? तो आप कच्चा तेल आने से लेकर पेट्रोल पंप तक पेट्रोल डीजल के पहुंचते पहुंचते जो कीमतें होती हैं उसका गणित समझ लीजिए। जैसे दिल्ली में 16 फरवरी 2021 के हिसाब से बेस कीमत 31 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर था। उसके बाद उसमें ढुलाई के 28 पैसे और जुड़ गए। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ये तेल 32 रुपए 10 पैसे के भाव से डीलर्स को बेचती हैं। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे का एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इस तरह एक झटके में पेट्रोल की कीमत 65 रुपए हो जाती है। इसके अलावा पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए 68 पैसे का कमीशन जोड़ता है। इसके बाद जहां पेट्रोल बेचा जाता है उसकी कीमत में उस राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वैट या बिक्री कर को जोड़ा जाता है। जैसे दिल्ली में वैट का 20 रुपए 61 पैसे जुड़ जाता है। इस तरह कुल मिलाकर अंत में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को दिल्ली में 89 रुपए 29 पैसे चुकाने पड़ते हैं। यानी 1 लीटर पेट्रोल पर सरकार करीब 53 रुपए टैक्स वसूलती है। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स कम कर दें तो कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसे देखते हुए कुछ दिनों में पेट्रोल पंप पर तेल मिलने बंद हो जाएंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं, हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। और ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको बहुत हद तक अंदाजा लग चुका होगा। लेकिन इस बढ़ती कीमतों के साथ सरकार क्या राहत देने की कोशिश करने जा रही है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आज सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जी हमारे साथ कार्यक्रम में। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। और अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं शुरुआत आकाश जी आपसे ही करना चाह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से तेल और की दामों में इजाफा हो रहा है, हर दिन के हिसाब से कुछ पैसों के साथ
तेल के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है, सरकार के सामने अब विकल्प क्या है? यह कहा जा रहा है कि सरकार का नियंत्रण तो है नहीं, तेल कंपनियां खुद ये जो प्राइस है वो निर्धारित करती हैं। तो अब ऐसे में ऑप्शन क्या है? जनता को तो राहत चाहिए, लेकिन सरकार के सामने विकल्प क्या है? देखिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.इन की रिसर्च क्लियरली कहती है कि आज पेट्रोल की प्राइस की बात करें दिल्ली में 57 से 60% अप्रॉक्सीमेटली उसके अंदर टैक्सेस है। दूसरा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.इन की रिसर्च ये कहती है कि डीजल की बात करें, दिल्ली के अंदर 53 to 55% टैक्सेस का कंपोनेंट है। उसमें से एक टैक्स तो ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, एक्साइज। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, वैट। यानी बड़ा सिंपल अरिथमेटिक है, अगर टैक्सेस ना हो तो पेट्रोल और डीजल दिल्ली में या हिंदुस्तान में कहीं भी 40 रुपए से भी कम मिलेगा। तो अगर हम टैक्सेस को अलग कर दें तो पेट्रोल एंड डीजल थ्रू आउट द कंट्री विल बी सोल्ड एट लेसर देन 40। मतलब बड़ा क्लियर है कि आज हमारे यहाँ बहुत हाई सेंट्रल एक्साइज है, बहुत हाई स्टेट वैट है, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.इन की तरफ से बार बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ तमाम टीवी शो में उनके साथ रहा हूं, वहां भी रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को कि टैक्सेस को जो है कम किया जाए। बीजेपी एज ए पार्टी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। आज की तारीख में हमारी कंट्री जो है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बनी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। साथ ही साथ इस साल जो है 11% की जीडीपी ग्रोथ हम चेक कर रहे हैं। मुबारकबाद दूंगा सरकार को, हाईएस्ट एवर जीडीपी ग्रोथ है इंडिपेंडेंस के बाद। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। लेकिन जब ये लॉजिक किया जाता है कि जिंदल साहब देखिए, ग्रोथ के लिए हमें पैसा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, हमें रिलीफ के लिए पैसा चाहिए, इसलिए हम टैक्स लगा रहे हैं, वहां मेरा जो है सर, लेकिन ठीक है, देश के अंदर विकास होना चाहिए, लेकिन ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है ये टैक्स के रूप में आम जनता से ही लिया जाता है। तो आम जनता का ये कहना है कि आप प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं और परोक्ष रूप में आप जिस तरीके से टैक्स बढ़ाते हैं ये हमें नहीं चाहिए। आप हमें देश में जो विकास का काम है वो आप ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो मार है वो आम जनता के ऊपर सीधे सीधे पड़ रही है, प्रत्यक्ष रूप से इसकी मार पड़ रही है। तो कम से कम उसमें कुछ हद तक तो राहत मिले। और सरकार इस पर यह भी कहती है कि अभी सरकार के पास नियंत्रण तो है नहीं इन दामों को नियंत्रित करने के लिए। तो क्या ऐसा कोई विकल्प आपको नजर आता है? क्योंकि इससे पहले ये यूपीए सरकार के समय में नियंत्रण छोड़ दिया गया था, कंपनियां डिसाइड करती हैं, लेकिन अब वापस से क्या अब अगर ऐसा किया जाए कि सरकार नियंत्रण करे तो उस स्थिति में हम जी देखिए, मैं सारे क्वेश्चन का एक एक करके आंसर दूंगा। सबसे पहले तो जो सरकार का नियंत्रण नहीं है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो रेट फिक्स करती है। जैसे मैंने बताया वो तो 40 रुपए से कम है, जो अभी आपने कैलकुलेशन बताया 16 फरवरी का, वो खुद बता रहा है 32 रुपए के करीब है, साथ में डीलर का मार्जिन है। तो इश्यू उनकी वजह से तो कॉस्ट बढ़ी नहीं है। यहाँ ग्लोबल मार्केट से ठीक है रेट बढ़ा है, लेकिन जो लाइन शेयर है 50% से ऊपर, जैसे मैंने बताया 57 to 60% अप्रॉक्सीमेटली पेट्रोल के, 53 to 55% अप्रॉक्सीमेटली डीजल पे, वो तो टैक्सेस का है। तो यहाँ जो रेट जितने ज्यादा हैं उसमें ग्लोबल मार्केट का रोल लिमिटेड है। मेन इश्यूज के अंदर आ रहा है टैक्सेस का। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं है, हम ये चीज मानते हैं। ग्लोबल मार्केट्स और डॉलर के प्राइस को लेकर सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन टैक्सेस तो कम कर सकती है। अगर टैक्सेस कम कर दें तो पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट कम हो जाएंगे। यहाँ पे जनता की बात है। देखिए, जनता आज की तारीख से तकलीफ में है। कोरोना की वजह से लोगों की इनकम्स कम हुई है। अब पेट्रोल और डीजल इन्फ्लेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो यानी एक तरफ लोगों की इनकम कम हुई है, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन पेट्रोल और डीजल के इन्फ्लेशन के अंदर पेट्रोल और डीजल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो महंगाई बढ़ रही है। यानी आम आदमी की हालत क्या हो रही है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बिल्कुल, और यही एक बड़ा सवाल है। यही एक बड़ा सवाल है कि आमदनी तो उतनी रही नहीं है और खर्चा दिनों दिन बढ़ रहा है। बजरंग दास जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं जरा आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित नेहरा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा बजरंग दास जी, बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के अभी पूरा कैलकुलेशन आकाश जी ने बताया है कि अब सरकार अब इन दामों को नियंत्रित करे, वो स्थिति तो है नहीं, इसमें टैक्सेस को कम करना होगा। इसमें आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी इस पर साफ किया गया कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर के हमें इस पर कदम उठाना होगा। बजरंग जी। शिवेंदु जी, जैसे हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कहा, भाई स्टेट के साथ बातचीत करके कदम उठाने की बात कही है,
सबसे पहले केंद्र सरकार को जो अनाप शनाप एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर लगाई हुई है, वो तो उनके हाथ की बात है, वो तो कम कर सकते हैं, खुद तो कुछ कम करते नहीं, ठिकरा दूसरी ओर को पर ठोकते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, महंगाई बढ़ने का मुख्य कारक कई है। एक सबसे ज्यादा क्या है, जिस प्रकार जिन्होंने जीएसटी लगाया, काफी ऐसी आइटमें थी जिनके ऊपर कभी टैक्स था ही नहीं। जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कभी कपड़े पर, चीनी पर टैक्स नहीं लगा, मगर इन्होंने कपड़े पर, चीनी पर, खेती में उपयोग आने वाली दवाइयां, खाद, धूप, अगरबत्ती तक भी इन्होंने जीएसटी के दायरे में लेकर उस पर टैक्स लगा दिया 5%। जो आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिस पर टैक्स 5% बेचकर होता था पूरे देश के अंदर, केंद्र सरकार ने उनको जीएसटी के दायरे में लाकर 18 व 28% टैक्स लगाकर महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया है। इसी प्रकार कच्चे तेलों की, पेट्रोल की, डीजल की कीमत तो कम है, आपके सामने आपका चैनल आंकड़े दिखा रहा है, बड़े स्पष्ट आंकड़े हैं, और उसके ऊपर केंद्र का और स्टेट का टैक्स काफी ज्यादा है, तो महंगाई बढ़नी है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, खाली कोई सोचता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई तो खाली गाड़ी चलाने वाले पर बोझ पड़ेगा, वो गलत सोच है। अगर जब डीजल की कीमत बढ़ेगी तो डीजल की, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं 25% पूरे देश के अंदर ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो चुकी है। जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, हर जरूरत का सामान आप सब सोच लीजिए महंगा ऑटोमेटिक होगा। और दूसरी बात, आज जितने भी उद्योग है, जो छोटा हो बड़ा हो, हर उद्योग के अंदर डीजल का भारी मात्रा में उपयोग होता है। जनरेटर है, जाहिर तौर पर वो सभी चीजों पर इसका असर पड़ता है। बिल्कुल बजरंग जी, बिल्कुल ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं एक एक करके जरा रिएक्शन ले लेता हूं। आप मैं बताना चाहता हूं, एक तो ट्रांसपोर्ट महंगी, एक मैन्युफैक्चरिंग महंगी। जब वो महंगी होगा, हर सामान ऐसा ऐसा करके महंगा होता जाएगा। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, देखिए पिछली सरकार में 2014 का आप आंकड़ा निकालो, गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 350 रुपये हुआ करती, आज 800 रुपये लगभग गैस सिलेंडर की कीमत है। और जो गरीबों को सब्सिडी मिलती थी, केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी खत्म कर दी। तो आज आम व्यक्ति का रसोई का जो बजट है वो भी हिलकर रह गया। गरीब आदमी जो 300 साढ़े 300 रुपये मजदूरी करता है, वो कहां से रोटी खाएगा? अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आज सब्जी के रेट देख लो, दाल के रेट देख लो, ऊपर से केंद्र सरकार एक काम और करने जा रही है, भी जमाखोरी बढ़ाने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो 3 कृषि कानून आ रहे हैं उसके अंदर स्पष्ट क्या कहा है, भी अनाज की स्टॉक सीमा की लिमिट खत्म कर दी गई है। जब स्टॉक सीमा खत्म आप करोगे तो ऑटोमेटिक जमाखोरी बढ़ेगी। जिस प्रकार सब्जियां जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, यानी आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, ये 2 रुपए से लेके 7 रुपए किलो तक खरीदती है। और इसका स्टोरेज करके इसी सब्जियों और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि खेती और मजदूर हो चाहे किसान हो, वो भी इससे छूता नहीं है। मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं सतीश जी ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें किसान भी प्रभावित है। किसान भी लगातार ये कह रहे हैं कि आम लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं, इससे किसान भी अछूता नहीं है। किसान भी अपने ट्रैक्टर में डीजल डालता है, खेती के लिए पहुंचता है, तो आमदनी उतनी बढ़ नहीं रही है, खर्चा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शुभेंदु भाई, ये सरकार गरीबों से वादे और पूंजीपतियों से सौदे की सरकार है। डीजल लगता है, उसमें भी जब डीजल लगेगा, बिल्कुल तो बजरंग जी, बिल्कुल आपने अपनी बात रखी है, ठीक है, पंप है, हर के अंदर डीजल लगता है। ठीक है बजरंग जी, ठीक है। तो उसके अलावा इधर देखो आप, ये ट्रैक्टर के जो बिल्कुल सर, अब जरा बाकी के पैनलिस्ट हैं उनको भी जरा सुन लीजिए। ज्यादा लगा दिया 18% तक। ठीक है बजरंग जी, सतीश जी बताइए। देखो शुभेंदु भाई, ये सरकार गरीबों से वादे और अमीरों से सौदे करती है। ये सरकार आज
इस देश में आपने देखा होगा 1947 से पहले सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने पूरे देश को लूटने का काम किया था। लेकिन आज तो मेरे ख्याल से हजारों कंपनियां हैं जो ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार इनको बेचने का काम कर रही है। किस तरह आज हमने 2014 में 13 में मोदी जी प्रधानमंत्री जी के भाषण भी सुने हैं, किस तरह हथेली पीट पीट के बोलते थे अगर रुपया आईसीयू में है, रुपया हॉस्पिटल में है, आईसीयू में गया। लेकिन आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कहां गए वे वादे, कहां गए वे सब के सब। आज किसान सड़क पे उतर चुका है, किसान का आज पैमाना छलकने वाला है। ये सरकार एक तरफ तो बोलती है देश का विकास, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मध्य वर्ग और गरीब आदमी है उनकी रोटी छीनने का काम किया जा रहा है। आप मेरे को सिर्फ एक बात बताइए, आज से कांग्रेस के राज में हम सब करनाल जाते थे तो कुल हमारा 60 रुपए टोल टैक्स लगता था। आज वहां टोल टैक्स की मार 400 रुपए लगती है। लेकिन आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। पता नहीं, आपने अब पंजाब के इलेक्शन में भी देखा होगा किस तरह आज इनका सूप सापड़ा किया गया है। जो इसी तरह चलता रहा, इसी तरह चलता रहा तो मेरे ख्याल से आज वे 1910 और 50 के बीच वाली स्थिति पैदा होने वाली है। देश वापस गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। आज कई आशंकाएं, कई डर हैं। खुले हाथ में अगर चीजें जा रही हैं तो उसका नुकसान क्या है, उसको लेकर के यहां शंका बनी हुई है। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद में अमित जी आपके पास आता हूं। आकाश जी। जी देखिए, मैंने अपने मित्रों की बात सुनी। सबसे पहले तो बता दूं, आज की तारीख में हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बन चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है। इंडियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग एट द बेस्ट लेवल। Now we are targeting 11% GDP growth this year. What it means is, post-independence, this will be the most highest GDP growth year. तो GDP growth इस साल जो है हाईएस्ट होने की संभावना 11% की जो सरकार टारगेट करके चल रही है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं। जीडीपी ग्रोथ बड़ी इकोनॉमी से फास्टेस्ट होने की संभावना है। लेकिन क्या है कि आज की तारीख में पेट्रोल डीजल को लेके हमें एक ऐसा सिस्टम निकालना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो जो है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की तारीख में इंडिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, व्हाई आर वी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। आज 75 to 80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल। हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ देखना पड़ेगा, जैसे चाइना ने किया है। न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, उन चीजों की तरफ देखना पड़ेगा। फिर सुरेंद्र जी, द वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन विच यू आस्क्ड इनिशियली, दैट are we dependent on global crude oil? So we won't be dependent on global crude oil prices. तो इसमें दो चीजें हो गई। इसमें आकाश जी 2 चीजें हो गई कि हम इंडिजिनस डिपेंडेंस की तरफ चले। तो प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छे। हाँ ठीक है। मैं इस पर जल्दी से अमित जी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। अमित जी, ये बार बार ये कहा जाता है विपक्ष में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके पास एक फॉर्मूला होता है। बजरंग दास जी ने भी कहा कि ऐसा करना चाहिए सरकार को। लेकिन यूपीए के समय में भी जब महंगाई बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर थी। लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार है तो शायद वो फॉर्मूला उनसे गुम हो गया है या वो उस पर बात नहीं करते हैं। अमित जी। हाँ देखिए शुभेंदु, बात स्पष्ट है कि सरकार कोई भी हो तो इस दिशा में गंभीरता से काम करना ही नहीं चाहती। अभी बात निर्मला सीतारमण की हुई, उन्होंने ये बयान दिया आज कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से बात करेगी कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं, डीजल, पेट्रोल, उन पे टैक्स कम कर सकें। मैं ये कहता हूं कि ये बात करने की जरूरत क्या है। जब ये जीएसटी बिल पास हुआ था तो उस समय विपक्षी दलों ने बड़ा हल्ला मचाया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी जीएसटी के दायरे में ले आओ। तो दिक्कत क्या थी उसमें? भाई आप जीएसटी के दायरे में ले आते अगर उस टाइम इनको, तो एक स्लैब बन जाती। जो एक गोरख धंधा हो रहा है, कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है, कोई कम कर देती है, कभी सेंटर बढ़ा देता है, जो मनमानी खत्म हो जाती, एक ट्रांसपेरेंसी आती सिस्टम में। तो देखिए खोट किसकी नीयत में है? खोट केंद्र सरकार की नीयत में है
कि इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया। भाई हम शराब की नहीं कह रहे हैं, विलासिता की चीज है वो, लेकिन ये जो डीजल प्रोडक्ट्स हैं ये रोजमर्रा की चीजें और हर तबके को, हर चीज को ये प्रभावित करती है। अभी आपने एक सवाल किया था, बड़ा अच्छा सवाल किया था कि कृषि क्षेत्र में डीजल का उपयोग, वो बहुत शानदार बात की आपने। उसका मैं आपको डाटा बताता हूं कि टोटल डीजल का देश में 18% जो यूज है वो कृषि क्षेत्र में होता है। आप मेरी बात समझे जी। इसका मतलब ये है, अगर कोई किसान पूरे साल में 1 लाख रुपए का डीजल खरीदता है तो वो 18,000 रुपए का टैक्स देता है सरकार को। 18% उसका क्या नाम है, यूज में जो आता है ना, वो 18% का उसका एक उपयोग करता है। तो उससे जो टैक्स जाता है सरकार के पास, उसकी बजाय आप ये कह रहे हो कि हम 6,000 रुपए दे रहे हैं। भाई आप 6,000 रुपए मत दो, आप इसकी टैक्स की दर को कम कर दो, किसान अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें क्या है कि महंगाई को कम करती हैं। अब क्या है कि सरकार पहले तो लेती है किसानों से, ज्यादा लेती है और थोड़ा सा दे देती है, उससे संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, वो 6,000 भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। भाई किसी के अगर 10 एकड़ है उसको भी 6,000 में संतुष्ट कर दो, 1 एकड़ वाला है उसको भी 6,000 में संतुष्ट कर दो। ये कोई तरीका नहीं है। तो इसमें यह है कि पहले टैक्स कम करें। दूसरी बात यह है, महंगाई कम कैसे होगी? नए कृषि कानून आए, भाई इसके पक्ष में भी है, इसके पक्ष में भी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार को इसकी बजाय ये करना चाहिए था कृषि कानून में, भाई आप एमएसपी भी फिक्स करते और एमआरपी भी फिक्स करते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई एमएसपी किसान के लिए हो जाती, भाई आप गेहूं, अनाज, दाल जो भी है, सरकार या कोई प्राइवेट खरीदार उसको एमएसपी से कम नहीं खरीद सकता, लेकिन एमआरपी भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि गेहूं आप 20 रुपए में खरीद रहे हो और उसको 50 रुपए किलो आटा बेच रहे हो, आप उसका एमआरपी भी फिक्स करो, क्योंकि आम आदमी को भी बचाना है महंगाई की मार से। आप 20 रुपए किलो गेहूं खरीद के 30 रुपए किलो मैक्सिमम आप आटा बेचो, दोनों चीजों पर नियंत्रण तो होना जरूरी है। बिल्कुल अमित, ये दो फैक्टर यहाँ पर निकल करके सामने आए। महंगाई पे लगाम लगेगी। ठीक है, मैं आता हूँ आकाश जी और बजरंग जी आता हूँ। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे, जरा जल्दी से रिएक्शन सतीश जी, फिर उसके बाद मैं आकाश जी आपके पास आता हूँ। बजरंग जी आता हूँ। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आज तक किस तरह आज माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अब भाई मैं हर किसान को 6,000 रुपए देता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद का संसदीय क्षेत्र में 2,40,000 किसान आज भी इस 6,000 की बाट जो रहे हैं। और दूसरी तरफ किस तरह आज किसान के हर यंत्र पर, ट्रैक्टर पे, दवाइयों पे, खाद पे, बीज पे, सब कहे पे किस तरह जीएसटी के दायरे में लाके सरकार ने किसानों को मारने का काम किया। आज आप एक हर घर में एक जो तेल की बोतल थी किसान की, तो वो 20 रुपए की बिकती है, लेकिन आज बाजार में उसका मूल्य 165 रुपए में मिल रही है। आज एक गरीब आदमी को, आज एक गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल का घर हो गया। यही तो बड़ा कारण है कि बीच में जो लोग हैं वो सारा मुनाफा वो बीच में बैठे लोग कमा जाते हैं। सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना, अब भाई हम मंडियों से कमीशन एजेंट को खत्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ छोटे कमीशन एजेंट को हटा के आप अपने साथियों को देने का काम कर रहे हैं। आज तक कौन सा उद्योगपति ऐसा है जो अपने घर से दे रहा होगा? क्यों आज ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार पूंजियों की तरफ इतना झुकाव क्यों है? क्यों आज रिलायंस के पेट्रोल पंप सब के सब बंद पड़े थे, आज वे क्यों मुनाफे की तरफ चल पड़े? क्यों आज गरीब आदमी की जेब काटने का काम यह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है? ठीक है, आकाश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं उसके बाद जरा जीएसटी को लेकर के भी सवाल करूंगा। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन। सबसे पहले तो जीएसटी में अपने तमाम मित्रों के सामने ये बात रखना चाहूंगा कि मेरे मित्रों, जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जीएसटी काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट भी उसका हिस्सा है। तो जीएसटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हर चीज के लिए लायबल ठहराना मेरे मित्रों शायद सही बात नहीं होगी। जीएसटी काउंसिल की मीट्स में सारी स्टेट गवर्नमेंट आती है और वो कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो इसमें जीएसटी काउंसिल के किसी भी डिसीजन के लिए सिर्फ सेंटर के ऊपर बात करना कि सेंटर ने ये चीज कर दी है, मेरे हिसाब से सही चीज नहीं होगी। जीएसटी काउंसिल की सारी स्टेट के रिप्रेजेंटेशन जीएसटी काउंसिल में होती है। दूसरी बात आ रही है जो आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर के जो है ओएमसी की, देखिए आज जैसे मैंने बताया मेन इशू है टैक्सेस। अब टैक्सेस जो है ना सिर्फ
बीजेपी गवर्नमेंट, बल्कि जो है स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकारें भी है, कांग्रेस की भी है, रीजनल पार्टीज की भी है। मैं तो विद फोल्डेड हैंड हाथ जोड़ के सेंटर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्साइज कम कीजिए, और स्टेट गवर्नमेंट से भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे रीजनल पार्टीज हो, वो भी वैट कम करें। तब जाके कलेक्टिवली जो हम पेट्रोल और डीजल को सस्ता कर पाएंगे, क्योंकि टैक्सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो सारी पॉलिटिकल क्लास से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द इंटायर पॉलिटिकल क्लास, दो चीज मैं लगातार तमाम चैनल पे कर रहा हूँ पिछले 3 दिन से, कि प्लीज टैक्सेस कम कीजिए, जनता को रिलीफ दीजिए। जनता की कमाई कम है कोरोना के कारण। देखिए जीडीपी ग्रोथ इज इनटू नेगेटिव -7.7%. What it means in simple terms is that people's income has reduced. People's business income has reduced. Many people have lost their jobs. Many people's salaries have been reduced. तो आज जनता की कमाई कम हुई है। ऐसे में बढ़े हुए खर्चे को जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो आई थिंक इंस्टेंट रिलीफ हमें चाहिए, सेंटर से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। हमने आज इस डिस्कशन में कई और चीजों में अपने आप को व्यक्त कर लिया है। इश्यू होना चाहिए कि टैक्सेस को कम कैसे किया जाए। देखिए इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस को हम नहीं कम कर सकते, डॉलर के प्राइसेस को हम नहीं कम कर सकते। लेकिन इसीलिए आकाश जी, अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाए, राज्य सरकारें, हालांकि इससे पहले भी एक कोशिश हुई थी जिसमें कई राज्य सरकारों की तरफ से सहमति मिल चुकी थी, हालांकि कई ऐसी भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य ही हैं जिन्होंने मना कर दिया था जीएसटी के दायरे के अंदर लाने के लिए। लेकिन अब इसमें, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसमें कांग्रेस है, कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें क्षेत्रीय दलों की सरकारें भी हैं, तो सामंजस्य बिठा पाना इसमें बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। ये कोऑर्डिनेशन बड़ा मुश्किल है जी। मेरे हिसाब से तो जो है ओवरऑल जो पॉलिटिकल क्लास को देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो रीजनल पार्टी हो, सब जनता की भलाई की बात करती है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जनता को आज देखिए, जनता की इनकम रिड्यूस हुई है। पैन इंडिया पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, लोगों की सैलरीज रिड्यूस हुई है। तो ओवरऑल डिसीजन लिया जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कुछ स्टेट इसमें लीड ले लेते, कुछ स्टेट कम कर देते, तो बाकी स्टेट्स को भी हम बात कर सकते हैं कि देखिए उन्होंने कम कर दिया, आप भी कीजिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम प्रेशराइज कर सकते हैं कि देखिए ये स्टेट्स हैव रिड्यूस वैट, तो आप क्यों नहीं सेंट्रल प्राइस कम करते। तो किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी। अगर कहीं से भी शुरुआत होती है तो उसके बाद बाकी लोगों को प्रेशर हम बिल्ड कर सकते हैं। मैं हूँ, मीडिया के दोस्त हैं आप जैसे, तो हम लोग when we can build pressure एग्जाम्पल देखिए। तो मेरे हिसाब से कुछ स्टेट्स को यहाँ अगर एग्जाम्पल सेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो बीजेपी की स्टेट्स हो चाहे कांग्रेस। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम करें, फिर हम सेंटर को भी प्रेशराइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपके पास, आपको कहीं जाना है, जरूरी काम है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पर बात करेंगे कि जीएसटी को लेकर के अगर पेट्रोलियम पदार्थों के इसके अंदर, दायरे के अंदर लाना होगा, तो इसमें राज्य सरकारों की तरफ से क्यों नहीं पहला कदम। केंद्र सरकार से उम्मीद है, लेकिन कैसे नियंत्रण। और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में जो इजाफा हो रहा है, पेट्रोल डीजल की दाम तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको लेकर के संकट है, आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ रहा है, और इसी को लेकर के चर्चा हम कर रहे हैं। और आप सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजवंत जी, बहुत स्वागत है। मैं एक एक करके जरा सभी से रिएक्शन ले लेता हूं। बजरंग जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, उसके बाद में सतीश जी आपके पास आता हूं। बजरंग जी, जल्दी से। बिंदु जी, ये कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के ऊपर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर, 8 रुपए प्रति लीटर डीजल पर लगाई थी। वो एक टेम्परेरी लगाई थी। इसी प्रकार रोड टैक्स पेट्रोल पर लगाया था इन्होंने 2 रुपए लीटर, और डीजल पर 3 रुपए लीटर। अभी तक केंद्र सरकार ने ये जो स्पेशल कोरोना महामारी के समय लगाया, वो तो वापिस लेना चाहिए था। टेम्परेरी लगाया था, वो नहीं वापिस लिया। और मेरे साथी बोल रहे थे भाई जीएसटी कौंसल को टैक्स करने का, कम करने का राइट है, और स्टेट सरकारों को उसका हिस्सा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, मगर केंद्र में बीजेपी की सरकार, अधिकतम राज्यों के अंदर प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, मगर उनको पूरा राइट है। जिस प्रकार इन्होंने जीएसटी के कौंसिल ने जो जीएसटी के दायरे के अंदर हम जरूरत की आइटम में लेकर 18-28% टैक्स लगाया था, उसी प्रकार इन्हें कम करना चाहिए। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर पहले डीजल पर पिछली सरकार में 9 रुपए 25 पैसे वेट कर होता था,
इस सरकार ने इससे 2 गुना ज्यादा बैठकर हरियाणा सरकार ने बढ़ाया। जब 2 रुपए 25 में आप बढ़ा रहे हो सर, ये करने का मौका तो आप कांग्रेस घटा ने नहीं दिया ना। सकते। हरियाणा सरकार भी घटा सकती है, ये ऐसा करने का क्योंकि सरकार के पास नियंत्रण था, लेकिन सरकार ने अपने नियंत्रण से छोड़ करके पेट्रोलियम कंपनियों को सौंप दिया। मैं तो जी, हेलो, ये मौका तो आपने ही दिया है ना बजरंग जी, कांग्रेस पार्टी ने ही तो ये मौका दिया ना। पहले सरकार के अधीन में था, सरकार के नियंत्रण था, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों के अधीन कर दिया गया। हमारा चलता, इन्होंने झूठे नारे, झूठे वायदे, अब की बार 75 पार लोगों को बरगला दिया। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति खाते में आएंगे। कितनी श्रम की बात है। देश का प्रधानमंत्री कोरोना महामारी के अंदर भी कह रहा है जनता को 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना के लिए, जरूरतमंद आदमी की मदद के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाता है। 1 रुपया भी देश की किसी जनता को मिला हो कोरोना के समय में, आप बता दीजिए। कोरोना के अंदर हमारे लाखों प्रवासी मजदूर पैदल चले, उनकी सेवा के लिए खाने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। उनकी व्यवस्था की जितनी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं थी, खाने की, ठहरने की, यहाँ तक कि उनको दवाई पानी। ठीक है सर, बजरंग जी आपने अपनी बात रखी है। ठीक है सतीश जी जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मैं रजवंत जी आपके पास आता हूँ। सतीश जी। शुभेंदु भाई, ये केंद्र में बैठी भाजपा की इतनी असंवेदनशील सरकार जो जनता से किस तरह के वादे करती थी, किस तरह की बातें करती थी, किस तरह ऐसे करके महंगाई कम हुई या नहीं हुई, आज हर चीज में आप देख रहे होंगे। मैं सिर्फ एक केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सैलरी के सिवाय, एक तनख्वाह देने के सिवाय जो सरकारी एम्प्लॉई है उनके भी पेट काटने का काम ही केंद्र सरकार ने किया। जितने भी आज रोड हाईवेज बन रहे हैं सब के सब प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। तो यह केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार जो इतना जबरदस्त टैक्स किसी भी चीज पे, एक आप कार खरीदने जाओगे 6 लाख की कार पे आप 2.5 लाख रुपए 2.25 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ता है। तो वो पैसा आज ये देश पूछ रहा है, वो पैसा है कहां? वो किस उद्योगपति की जेब में जाने का काम कर रहा है? क्यों रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद थे और क्यों वे आज चालू हैं? क्योंकि हर चीज में आज आदमी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि माँ बाप ने अपने बच्चों को खिला के आज इस केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार में भूखे सोने का काम कर रहा है। इसने कोई अस्पताल रखा हो, कोई स्कूल रखा हो, कोई कॉलेज भी, सब के सब रिलायंस जिस पे भी देखो आप हर चीज में कंपनी को बेचने का काम किया। ये मोदी सरकार ने आज तक, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी सरकारी उपक्रम आज तक किसी ने चला के दिखाया हो तो बताइए आप। नहीं, 1 मिनट आपने देना पड़ेगा। जो माननीय पीयूष गोयल जी थे, जो हमारे किसानों के इसमें मीटिंग में भी शामिल होते हैं, वे खुद अपनी आज तक रेल नहीं चला पाए। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र में भाजपा की सरकार में क्यों आज रेल बंद है? क्यों आज एक गरीब आदमी कहीं आ जा भी नहीं सकता? टैक्सी में जाएगा तो वो इतना टोल टैक्स और कितना भारी भरकम किराया कहां से देगा? क्यों आज ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार हर आदमी को कैद में रखने की व्यवस्था करने का काम कर रही है? ठीक है, ये कई आरोप लगे हैं। मैं राजवंत जी आपसे जवाब लूं, लेकिन इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाटी साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बढ़ती तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की नीति क्या है? विपक्ष में रहते हुए 2014 से पहले खूब हंगामा किया गया, बढ़ती महंगाई को लेकर के बहुत सारे फॉर्मूले बताए गए, लेकिन आज जब महंगाई बढ़ रही है, आपकी सरकार भी है, आपके हाथ में है सब कुछ, क्या किया जा रहा है और क्या होगा? ऐसे ही महंगाई बढ़ेगी या नियंत्रित करने के लिए कोई प्लान? देखिए, पहली बात तो जो महंगाई है, अगर आप पिछले 5 साल का और इन 2 सालों का 1.5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो महंगाई का जो रेशो है वो बहुत स्टेबल रहा है, बहुत स्थायी रहा है। वो कांग्रेस के समय नहीं, वो चीनी 32 रुपए और वही चीनी 62 रुपए बिकती थी, ऐसे नहीं है आज। हाँ, अभी कुछ जो है ये पेट्रोल भाई सुन लो जरा, अरे भाई सुनो, आप सुन लो जरा, आपकी बात सुन लो।
अभी कुछ कैजुअल जो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ सरकार ने उछाल आया है, सब्सिडी देने उसके का काम किया था। साथ ये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, गैस के कुछ दाम बढ़े हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा एक ही बात सरकार का कंट्रोलिंग, क्योंकि कांग्रेस के समय ही कंपनियों को तय करने की जिम्मेदारी दे दी और वो कंपनियां तय करती हैं। ये कांग्रेस के समय हुआ, भाजपा ने नहीं किया। गाली देने का काम करते हैं इन लोगों के पास और दूसरा कोई काम ही नहीं है सिवाय भाजपा को गाली देने के अलावा और इनके पास कुछ काम नहीं रह गया है। सुनिए, दूसरी बात टैक्स कम करने की बात है। आज भी भाजपा दूसरी स्टेटों से चाहे राजस्थान लगा लो, पंजाब लगा लो, आज भी वहां पर पेट्रोल डीजल के रेट ज्यादा हैं। सरकार इन रेट्स को कम करने के लिए आपने जो पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लगता है उसको कंट्रोलिंग करने का काम केंद्र सरकार सिलेंडर की कीमत 2014 तक 350 रुपए हुआ करती गैस सिलेंडर की कीमत, आज उसकी कीमत 800 रुपए है। मतलब भाई जब से देश आजाद हुआ भाटी साहब आपने आकलन कर लिया, आपने अंतर भी बता दिया है, आपने अंतर भी बताया भाटी साहब। बजरंग जी बजरंग दास एक मिनट जरा सुनिए भाटी साहब, अब आम लोगों को राहत मिलेगी या नहीं? आम जनता सिर्फ ये जानना चाहती है। ठीक है, आपने आकलन करके बता दिया, आपने अंतर भी बता दिया 2014 में क्या परिस्थितियां थी, आज क्या है, लेकिन राहत मिलेगी? बजरंग एक मिनट जरा सुनिए तो सही, बजरंग दास एक मिनट जरा सुनिए। और तो 10 कंट्रोल करने का काम कर रही है। ये मेरे भाई इतना ज्यादा बोलते हैं, इनको कांग्रेस की समय का पता नहीं है क्या जो रेट रहे। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की जो हाथ में था उस समय तो ये कंट्रोलिंग सरकार का था, फिर भी इनके रेट रोज बढ़ते थे। आज तो कांग्रेस ने ही ये कंपनियों को रेट तय करने की जिम्मेदारी दी है, ये भाजपा ने नहीं दी है। लेकिन कांग्रेस का काम केवल और केवल जो है विरोध करने का रह गया, उससे ज्यादा इनका काम नहीं है। सरकार इसको महंगाई को पूरी तरह कंट्रोल में रख रही है और रखने का काम। चलिए ठीक है, मैं इस पे रजवंत जी को जोड़ना चाहता हूँ। ठीक है रजवंत जी, इसमें कहा जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नियंत्रित करने के लिए कोशिशें भी हो रही हैं और जीएसटी के दायरे में कैसे लाया जाए इसको लेकर के राज्यों से चर्चा इस पर चल रही है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सार्थक है? क्योंकि इलाज तो अभी चाहिए ना। ये जब भी कभी भी कोई भी इस तरह की बातें आती हैं, ये हमेशा उसको बरगलाने का काम करते हैं। हम राज्यों से बात करेंगे, हम और लोगों से बात करेंगे। इससे पहले जो ये बिल लेके आए थे, अगर हम कृषि बिल की बात करें, ये कृषि बिल लेके आए थे, इन्होंने किससे चर्चा की थी? इस चीज के लिए चर्चा करने की बात कर रहे हैं। कोई भी आदमी, देश का कोई भी आदमी, उसके एक मूलभूत सुविधाएं होती है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान कैसे बनाएगा वो पे? अगर वो मकान की बात करें तो मकान की तो छोड़ ही दो, कहीं ईंटों के भाव देखेंगे, कहीं लोहे का भाव देखे, सीमेंट का भाव देखे, हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है। अगर खाने की बात करें तो आज कौन सी ऐसी चीज है जिससे ये कह सके कि भाई ये चीज हमने हमारी सरकार ने जो वायदा किया था उससे हमने सस्ती दिया? ये कंपेयर किससे करते हैं? कांग्रेस से, कि कांग्रेस ने ये किया आज हम ये कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, पहले तो आप जब आपकी सरकार नहीं थी तो आप क्या वायदे करते थे जनता से, और आज आपकी हालत क्या है? इसका मतलब तो ये सीधे सीधे दो ही चीज बताना चाह रहे हैं कि हमने जनता ने दो आदमी चुनने हैं, दो गंदों में से एक चुनना है, हम उनसे कम गंदे हैं, ये अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन इनको ये भी भूल है कि कांग्रेस की सरकार में तेल का क्या भाव था और आज तेल का क्या भाव है। पेट्रोल डीजल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, अगर सब्सिडी आती थी तो आज वो सब्सिडी जीरो कैसे हो गई? एक बार इस चीज पे भी बताएं। अगर कभी डॉलर का रेट देखे, क्रूड ऑयल का रेट देखे, क्रूड ऑयल का रेट अगर डाउन आया है तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि हमने कितना रेट डाउन किया। इन्होंने 32-33 रुपए ये खुद का टैक्स ले रहे हैं। अब कभी भी इन चीज के बारे में नहीं बताया इन्होंने कि हम इतना टैक्स ले रहे हैं। जनता के सामने एक चीज आती है कि जो बेस प्राइस है, जो उसमें कस्टम ड्यूटी है, जो डीलर्स का जो मार्जिन है पेट्रोल डीजल से, यही होता है। और जो अगर और भी जो हमारी मूलभूत सुविधाओं की जो चीजें हैं, घरेलू खाद्यान्न जो चीजें हैं, उनके ऊपर बताएं। लेकिन ये इन चीजों को बरगलाने के बजाय ये हर चीज के बारे में, कभी कांग्रेस पे कभी दूसरे दलों पर, ये कभी भी किसी भी चीज के बारे में 5 मिनट बगैर किसी दूसरे दलों का नाम लेकर अगर ये बता दे तो हम इनको ये कह देंगे हाँ भाई ठीक है, आप अपनी बात में जायज हो। लेकिन इनको सिवाय जनता को बेवकूफ बनाने के और कोई काम नहीं है। ठीक है, अमित नेहरा जी, ये बार बार दोषारोपण कर दिया जाता है। केंद्र सरकार इस इंतजार में है कि राज्य सरकारें सहमति अगर बनाएं तो जीएसटी के दायरे में इसको लेकर आए। राज्य सरकारें अलग अलग ये चाहती हैं कि पहले केंद्र सरकार
जो टैक्स अलग अलग लगाए गए हैं उसमें कुछ कटौती कर दे ताकि उनके प्रदेश की जनता को राहत मिले। ये एक दूसरे के ऊपर पहले आप वाला ये ऐसा लग रहा है कि इस वक्त यही स्थिति चल रही है। देखिए शुभेंदु, सीधी सी बात यह है, जो ड्राइविंग सीट पे होता है उसके जो सुर होते हैं वो पहले कुछ और होते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद सुर उसके बदल जाते हैं। यही नरेंद्र मोदी हैं, जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो जीएसटी की रिकमेंडेशन आनी थी तो इन्होंने रिकमेंडेशन की नहीं थी वहां से, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल में जो स्टेट होते हैं उनकी रिकमेंडेशन जरूरी होती है। तो उन्होंने बड़े अड़ंगे लगाए थे, वही का वही ड्राफ्ट फिर जब ये प्रधानमंत्री थे इन्होंने पास करवाया गुजरात से। अगर इनकी इच्छा होती तो जीएसटी के दायरे में लेके आते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो देखिए नियत में तो खोट है ही भाई, कांग्रेस की में भी कह सकते हैं, इनकी में भी कह सकते हैं, जनता की चिंता नहीं है। अब बात आती है केंद्र सरकार अपनी तरफ से कटौती कर दे भाई, जो केंद्र की सरकार है बीजेपी, उसके जो राज्य हैं वो तो मान ही लेंगे उनकी बात भाई। अगर कांग्रेस या दूसरे जो दल हैं अपने स्टेट में नहीं करेंगे तो जनता उनको सबक सिखा देगी, सीधी सी बात ये। इसमें राज्यों से बात करने की जरूरत क्या है, पहली बात। दूसरी बात, एक प्रतिभागी ने बड़ी अच्छी बात की भाई, सरकार ये कहती है कि हमने टैक्स इसलिए ज्यादा रखे हैं कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ता है देश का, लेकिन आज के दिन लगभग सारा प्राइवेटाइज ही हो गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, हाईवे हैं वो पीपीपी मोड पे बन रहे हैं, टोल इतने, जो भी हाईवे बनता है उसमें टोल लग जाता है। जो स्टेट के रोड है वो स्टेट की गवर्नमेंट देखती है, तो उसमें सेंटर का कोई दखल होता नहीं। तो जितने भी हाईवे पे चलोगे आप बिना टोल के चल नहीं सकते। कोई एक हाईवे बता दो, नेशनल हाईवे, जिसपे आप बिना टोल के जा सकते हो। मतलब साफ है कि सरकार उस पर पैसा लगा नहीं रही, प्राइवेट कंपनी लगा रही है। अब बात आती है एयरपोर्ट की, ज्यादातर एयरपोर्ट पे आप भारी भरकम पैसा देना पड़ता है, तो वो भी प्राइवेट डेवलपर उसको डेवलप कर रहे हैं। सरकार का पैसा थोड़ी लग रहा है, टैक्स पेयर का पैसा थोड़ी लग रहा है। अब बात आ जाती है हेल्थ की और एजुकेशन की। भाई कितने आदमी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं। सीधी सी बात यह है कि वहां का जो स्तर है वो सबको पता है। आप अगर बीमार हो जाते थोड़ा बहुत तो क्या आप सरकारी हॉस्पिटल का रुख करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप प्राइवेट की तरफ जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो ये पैसा जा कहां पे रहा है? जो सरकार ये कह रही है कि हम इससे लोक भलाई के काम कर रहे हैं, ये सीधा सीधा ये है कि सिर्फ नौकरी जो है कर रहे हैं उनको पैसे देने के अलावा सरकार ज्यादा काम कर नहीं रही है जो टैक्स पेयर्स का। ठीक है, तो टैक्स पेयर्स को ये जानने का हक है कि उनका पैसा जा कहां रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हो रहा है, वसूला जाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल, ये आखिर जाता कहां है जी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं बजरंग जी आता हूं, सतीश जी जल्दी से रिएक्शन। बजरंग जी उसके बाद आपके पास आता हूं। सबसे पहले तो 2000 जिस दिन से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है और अब तक जितना एनपीए आज तक देश आजाद हुआ था और इनकी सरकार बनने से पहले उतना एनपीए खत्म हुआ था, और जितना आज तक जितना भी फंड इकट्ठा हो रखा था पूरे का पूरा इस सरकार ने उद्योगपति एनपीए के उसमें सबका माफ कर दिया। आज तक ये किसानों का कुछ भी माफ नहीं किया, जो झूठे वादों के सिवाय फांसी, किसान को फांसी खाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। आज जिस दिन ये सत्ता में बैठे थे देश पर 82 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन आज वो कर्ज बढ़ के 1 करोड़ 65 लाख अरब डॉलर मतलब अरब रुपया हो चुका। उससे 7 साल में ये देश पे कर्जा डबल हो गया। तो आज मैं ये पूछना चाहूंगा केंद्र में भाजपा की सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय वित्त मंत्री जी से भी, अब वो पैसा है कहां? आपने कौन सी फैसिलिटी दे दी? आज जनता त्राहिमाम करने के लिए मजबूर हो रखी है। आज गली गली में बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक टूक को मोहताज हो गए। किस तरह आज मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमेशा ये बोलते थे अगर मैं एक समृद्ध प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, उन्होंने वहां भी कभी आज तक टैक्स माफ करने का काम नहीं किया, लेकिन ये देश को बहकाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हथेली पीट के अच्छी तरह आज देश को गड्ढे में धकेलने का काम किया। ठीक है, मैं बजरंग जी जरा जल्दी से रिएक्शन आता हूं। रजवन जी आता हूं। बजरंग जी, मैं शुभम जी एक ही बात समझाना चाहता हूं
ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, सबसे पहले जमाखोरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, माल का स्टॉक करती है, जी दाल है, अनाज है, सब्जी है, फल है, महंगाई जब बढ़ती है इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि राशन जनता के बीच में रहेगा। जैसे दाल की कीमत आज आसमान पर छू रही है, टमाटर, प्याज, गोभी सबके आसमान पर छू रही है, तो ये जरूरी है। सरकार ने किया क्या? सरकार ने तो जो गेहूं पे, चावल पे, दाल पे सबकी सब्सिडी खत्म करके गरीबों का निवास छीनने का काम किया है। सरकार को चाहिए, मैं एक सामाजिक तौर पे बताना चाहता हूं, सरकार को चाहिए एक तो जमाखोरी पर अंकुश लगाए, बड़ी बड़ी कंपनी को लाभ पहुंचाने का काम ना करे। बड़ी बड़ी कंपनी लाभ पहुंचाने के लिए अमित खैरा जी ने एक बात आप अनाज की स्टॉक सीमा भी समाप्त करने जा रहे हो, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करने के लिए आप भी तो मांग कर रहे हैं, आप खत्म कर दोगे। कांग्रेस की जहां जहां पर भी सरकार है, सब्जी फल का स्टॉक पहला कदम उठा बड़ी कंपनियां जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है पेट्रोलियम पदार्थों पर, उसको कम कर दे। मैं दावे के साथ एक नजीर पेश हो जाएगी, नजीर पेश हो जाएगी। नहीं, मैं कहता हूं जितनी खाद्य वस्तु है सुगम जी देश के अंदर महंगी हो जाएगी, पहले ही महंगी हो रही है, स्टॉक सीमा खत्म कर दी और 4 गुना महंगी होगी, इसमें कोई दो रहे नहीं। तो हमें प्रधानमंत्री जी ने मेरी अपील है, बड़ी कंपनियां अडानी की तरफ ना देखे, देश की जनता 130 करोड़ जनता की तरफ देखे, जिसके अंदर 80% लोग गरीब है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, उनकी तरफ देखे। भाटी साहब, एक पहल क्यों नहीं की जाती? आपकी राज्यों के अंदर भी सरकारें हैं, भाजपा शासित ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर आपकी गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है। केंद्र सरकार उन कम से कम राज्यों के अंदर तो पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रित कर ले, कुछ हद तक तो कम करे। ठीक है, बाकी राज्यों के साथ अगर सहमति नहीं बन पा रही है, कम से कम भाजपा शासित राज्यों में तो वो कम कर सकते हैं ना, नजीर पेश हो जाएगी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं। थोड़ा सा जो मेरे साथी बोल रहे थे, अमित खैरा जी भी बोल रहे थे और ये साथी बोल रहे हैं बजरंग लाल जी, तो बिना सिर पैर की बात है जो खुद इन्होंने कभी फॉलो नहीं की, आज उसका ये पाठ पढ़ाना चाहते हैं। अरे भट्टी साहब, सिर पैर की बात तो आपको पता ही नहीं है ना, आप लोग बात ऐसी करते हो सिर पैर की, आपको तो मतलब आपने तो उल्टी बात करनी है, आपने तो ठीक है बजरंग जी जरा सुनिए तो सही। ठीक है सर, बजरंग जी, आपने तो टैक्स पर टैक्स बढ़ाना है, आपने लोगों के जेबों में डाके डालने हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपने गरीबों को लूट कर जो बड़ी अडानी की मजूरियां भरनी है। बजरंग दास जी, ठीक है सर, एक बार जवाब तो ले लीजिए, सुन तो लीजिए मेरी क्या कह रहे हैं। बजरंग दास जी प्लीज एक बार जरा सुन तो लीजिए, भाटी साहब क्या कह रहे हैं, आप एक बार सुनिए तो सही, उसके बाद रिएक्शन दीजिएगा ना। बहुत जल्दी पूरी करूंगा। उसके अलावा जो पंचायती राजों को पैसा जाता है, जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका को पैसा जाता है, जो प्रदेशों के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा जाता है, वो पैसा भी तो सरकार का है ना। नगर पालिका को पैसा नहीं जाता आपका, नगर पालिका सेल्फ बना दी सरकार ने, आपको पता ही नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका सेल्फ स्टैंड कर दी, वो अपना कमाओ, अपना लगाओ। कौन सा नगर पालिका नगर निगम को दे रहे हो पैसा? नगर निगम तो लूट रही है जनता को, आउट टैक्स ले रही है। क्या बात करते हो आप? नया टैक्स आपने लगवा दिया नगर निगम के माध्यम से, आप छोटे किराना वाले बजरंग दास जी एक मिनट जरा सुनिए, ठीक है। नहीं तो भाजपा की सरकार को पता ही नहीं है ये बात ही कैसी करते हैं, आपको मालूम है, जरा सुन तो लीजिए, सुनिए तो सही वो क्या कहना चाह रहे हैं। अलग कर दिया, आपने कहा भाजपा राज्यों में कम क्यों नहीं होता। आज आप आंकड़ा उठा लीजिए, जो नॉन भाजपा सरकार है वहां पेट्रोल डीजल के रेट ज्यादा है, भाजपा सरकारों में रेट आज भी। बजरंग दास जी जरा सुन तो लीजिए एक बार, उनसे डाटा तो आने दीजिए ना, बता रहे हैं कुछ, एक बार सुनिए तो सही। डीजल पर टैक्स हुआ करता, आपने 2 गुना ज्यादा क्यों बढ़ाया? चलिए ठीक है सर, ठीक है बजरंग दास जी प्लीज, ठीक है रजवन जी जरा आगे बढ़ो, ठीक है बजरंग दास जी प्लीज, कांग्रेस की करें
ये तो जवाब एक सांप कहे और दूसरे को नाक कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों ही जनता को किस प्रकार बरगलाया जाए, ये काम इनका है। जिस प्रकार आप कह रहे हैं और हम भी मांग लगातार उठाते हैं कि कांग्रेस अगर किसी पे भी अगर आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी किसी पे आरोप लगा रही है, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके, पहले अपने स्टेट में कम करें। और लोगों से बात करने की क्या जरूरत है? 20 लाख करोड़ की बात करते थे, कोरोना काल में लाखों करोड़ों लोगों ने अपना व्यवसाय गंवा दिया, अपनी नौकरियां खो दी। उन लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही थी, 20 लाख करोड़ रुपए की बातें कही थी कि भाई लोगों को एक बार फिर रास्ते पे लेके आएंगे, उसको मुख्य धारा में लेके आएंगे। लेकिन वो 20 लाख करोड़ रुपए कहां गया? दूसरी बात, आज ये बात करते हैं, कहीं बजरंग लाल जी भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी के में रेट ज्यादा है, ये कह रहे हैं कि वहां पे रेट। आप अपने दोनों एक बार कम तो करें। आप एक दूसरे से तुलना तो तब करेंगे ना जब आप कहीं नीचे आएंगे। जनता को राहत तो ना कांग्रेस दे रही ना बीजेपी दे रही। आप जनता तो आज पिस रही है बुरी तरह से। अगर किसान की बात करें तो किसानों का भी बुरा हाल है, चाहे वो कांग्रेस राज में देखो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी राज में देखो। आज ये केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, यहाँ पे दर्शकों को गुमराह करने के लिए यहाँ पे बैठे रहते हैं। जनहितैषी मुद्दों पर कभी भी कोई भी बात नहीं करेंगे। आप इनसे पूछो, आपने इसको बढ़ाया नहीं बढ़ाया? 9% वेट कर हमारे राज्य के अंदर हरियाणा में था और पूरे देश में सबसे सस्ता डीजल। सबसे आसान तरीका इसका यही है कि डीजल पे जो हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा तो उससे हर चीजें महंगे होती हैं। अगर आप डीजल का रेट कहीं ना कहीं डाउन करोगे तो जनता को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। गैस सिलेंडर का अगर दाम डाउन करोगे तो उससे भी जनता को रसोई में कुछ राहत मिलेगी। ये वो बातें उपदेशों की बातें करते हैं, जब खुद सत्ता में थे तो इन्होंने क्या किया? मतलब जिन्होंने कुछ नहीं किया आज वो कहाँ पे, ये भी तो देखिए। अगर आज आप सत्ता में बैठे हैं तो इसका मतलब आप दूसरों की गलतियां निकालेंगे क्या? आप रजवन जी इनेलो से हैं ना, आप इनेलो से हैं जी, इनेलो से है ना जी, तो आपको 99 से और 2005 का समय याद है कि भूल गए हैं आप? कैसे नहीं, हमें कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं बोले, तभी तो ये चीज कह रहे हैं उजाड़ के रख दिया। उन्हीं ओम प्रकाश चौटाला ने पूरे प्रदेश को उजाड़ के रख दिया। हाँ, मतलब उसके बाद तो मतलब जब आपकी सरकार आई है, देश तो 2014 के बाद ही बसा होगा। भाटी साहब आपके अनुसार तो फिर तो ये हो गया या 2005 के बाद? मुद्दे से अलग नहीं, बहुत कम समय, जरा मैं जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूँ। भाटी साहब नहीं, इस तरीके से नहीं सर, भाटी साहब। लेकिन एक सवाल ये है कि अब आम लोग तो चाहते हैं ना कि राहत मिले, कुछ तो होगा ना, प्लान तो होगा ना, कुछ तो कदम उठाएंगे, थोड़ी सी तो राहत देंगे। बजरंग दास जी एक मिनट जरा, ठीक है, में लाया जाए और जो बाकी जो नॉन भाजपा स्टेट हैं उनको भी बात की जा रही है सरकार के लेवल पर, इसको नीचे किया जाए। और भाजपा स्टेट्स में पहले भी कम है और भी इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार पूरी प्रयासरत है। मैंने कहा पिछले 5-6 साल ठीक है सर, समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। माफी के साथ रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बढ़ती महंगाई से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस वक्त महंगाई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।